हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही थी रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा है पार्ट नंबर 15 वीडियो। अब तक 14 वीडियो हम डाल चुके हैं और ये 22/9/2018 का थर्ड शिफ्ट का वीडियो है। और हम दोस्तों ये जो सीरीज़ करा रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि आप साइंस में जो ग्रुप डी भर्ती 2019 है, उसमें 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन है वो आसानी से कर पाएंगे अगर हमारे वीडियो को आप एंड तक देखते हैं। क्योंकि वीडियो में आपको हम न्यूमेरिकल्स तो कराते ही हैं, उसके अलावा जो भी बायो के और जो केमिस्ट्री क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और आपको उनके साथ साथ कुछ और भी जानकारी देते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आप मेरे से फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। और इससे पहले कि अब हमारे वीडियो की भावना में खो जाएं, हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लाइक वाला बटन है उसको काले से नीला कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एवोगैड्रो संख्या होती है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है। अब दोस्तों, एवोगैड्रो संख्या होती है ना, वो क्या प्रदर्शित करती है कि किसी परमाणु में 1 मोल में कितने अणु होते हैं, ठीक है, उसको प्रदर्शित किया जाता है आपके एवोगैड्रो संख्या से। और इसका जो मान होता है दोस्तों वो होता है 6.022 और 10⁻23 प्रति मोल, ठीक है। ये इसका मात्रक होता है प्रति मोल। और दोस्तों, इसको एवोगैड्रो नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था, तो उसी के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। अब दोस्तों, इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो प्रदर्शित किया जाता है Na से, यानी कि Na इससे, यानी कि एवोगैड्रो, और ए से नंबर, यानी कि Na। ए को नीचे लिखा जाता है इसके पैरों में, और एन बड़ा लिखा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें वर्ग संख्या 1 में कौन सा एकमात्र अधातु है। तो मैंने आपको आधुनिक आवर्त सारणी को याद कराने की जो ट्रिक बताई थी, ठीक है, एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था वह पहले वर्ग में ये तत्व आते हैं, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे के सारे दोस्तों आपके धातु होते हैं, जबकि एकमात्र जो हाइड्रोजन है वो अधातु होता है। हाइड्रोजन को दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का अवार तत्व बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 17 दोनों के समान ही गुण रखता है, लेकिन इसको वर्ग संख्या 1 में रखा गया है, जबकि ये अधातु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये एक न्यूमेरिकल है, तो देखते हैं इसको। अब देखिए, जो यहाँ पर आपको दे रखा है 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, उस पर 20 मीटर प्रति सेकंड का आरंभिक वेग से वो चल रही है। अब हम उस पर 60 न्यूटन का मंदन बल लगा देते हैं, तो आपसे पूछा है इसको रुकने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमको जो दिया है ना उसको हम नोट कर लेते हैं। अब देखिए, हमको क्या दे रखा है, m बराबर दे रखा है दोस्तों 30 किलोग्राम, तो लिख लिया हमने m बराबर 30 किलोग्राम। दूसरा दे रखा है वस्तु का वेग, यानी कि शुरू का वेग दे रखा है u बराबर 20 मीटर सेकंड, उसका हमने लिख लिया। इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक। देखिए दोस्तों, मंदक बल लगाते हैं ना, वो क्या करता है, वस्तु को गति में विरोध करता है, तो इसलिए इसका मान क्या होता है, नेगेटिव लिया जाता है, यानी कि f बराबर दोस्तों कितना है, -60। अब आपसे पूछा है टाइम कितना होगा, तो दोस्तों हमको पता है, हम जानते हैं कि हमारे पास 3 समीकरण है गति के। एक है u बराबर v बराबर u प्लस AT, दूसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs, और तीसरा है s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब देखिए, वहाँ हम केवल जो पहला सूत्र है उसी से निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको दूरी की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम दूसरा और तीसरा समीकरण लगाते हैं। तो हम पहला समीकरण लगाते हैं v बराबर u प्लस AT, क्योंकि इसमें दूरी कहीं भी नहीं है, तो इसमें हम इस सूत्र को लगा देंगे। अब दोस्तों, इस सूत्र से हमको टाइम निकालना तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास इसका मान होना चाहिए a का, क्योंकि v तो दोस्तों 0 हो जाएगा, क्योंकि वस्तु अंत में रुक जाती है। अब देखिए, a का मान हम कैसे निकालेंगे, हमको देखिए इसके लिए देखिए f का मान दे रखा है, हम जानते हैं देखिए f बराबर क्या होता है, ma होता है, f बराबर होता है ma, तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ से f/m। तो f/m से आप निकाल लीजिए, f का मान है -60 और m का मान है दोस्तों यहाँ पर 30। इन दोनों को हल करेंगे, आंसर आ जाएगा -2, यानी a बराबर कितना आ गया दोस्तों, -2। a बराबर आ गया -2। अब रख दीजिए, v बराबर u प्लस AT था, इसमें रखेंगे, और t का मान निकालेंगे दोस्तों। कैसे निकलेगा, देखिए पहले तो हम v को इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस u, और यहाँ पर देखिए a को इधर भेजेंगे तो ये गुणा में है, इधर जाके आ जाएगा भाग में, तो v माइनस u/t, v तो हो जाएगा 0। u कितना है दोस्तों, 20 दे रखा है आपको, और a अभी हमने निकाला था, a का मान आएगा -2, तो माइनस से माइनस कटेगा, 20 में जब 2 का भाग लगाएंगे दोस्तों आंसर आ जाएगा 10 सेकंड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियो द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि किससे बढ़ती है। अब देखिए, चाहे रेडियो से ध्वनि उत्पन्न हो, चाहे टीवी से उत्पन्न हो, कहीं से उत्पन्न हो, वो जो ध्वनि है ना, आपको ध्यान रखना है उसका आयाम। अब देखिए, इंग्लिश में इसका डायमेंशन लग दिया, डायमेंशन नहीं आएगा, इसका आएगा एम्पलीट्यूड। जब उसका एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम बढ़ाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है उसकी जो ध्वनि है वो हमेशा बढ़ती है, और आयाम जब घटाते हैं तो ध्वनि है वो घटती है। चलिए दोस्तों, अगर बात हो रही है यहाँ पर ध्वनि की, तो इस ध्वनि के बारे में कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम जान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों,
ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होती है इंफ्रासोनिक। क्या होती है? इंफ्रासोनिक। अब जो इंफ्रासोनिक होती है ना दोस्तों, वो होती है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, जो हम सुन नहीं पाते हैं। दूसरी होती है दोस्तों ऑडिबल, जिसको हम सुन पाते हैं, यानी कि श्रवणीय। तो दोस्तों पहला जो इंफ्रासोनिक होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं अवश्रवणीय, मतलब जिसको सुन नहीं सकते हैं। दूसरी होती है ऑडिबल, जिसको बोलते हैं सुनने योग्य। ये होते हैं दोस्तों हमारे जो कान होते हैं, वो 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। हमारे कान जो होते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। और तीसरी होती है सुपरसोनिक, ठीक है, वो सुपरसोनिक नहीं, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक जो होती है दोस्तों, वो होती है 20 किलोवाट, वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की दोस्तों। और इनका उपयोग बहुत सारे अलग अलग जगह काम में लिया जाता है दोस्तों, जैसे सफाई करने में, है ना, समुद्र की गहराई ज्ञात करने में, बहुत सारी जगह इनका उपयोग किया जाता है। ध्वनि को 3 भागों में डिवाइड किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आयाम बढ़ने में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, कौन सा एक्टिनियम नहीं है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो आवर्त सारणी याद करने की ट्रिक बताई थी, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन उनसे होंगे। और दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के टॉप 100 क्वेश्चन है वो करा दिए हैं, तो उनको आपने नहीं देखे हैं तो आप इधर से, यहाँ मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के बाद उसको देख लेना और प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, वो आपसे तभी होगा जब आप आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक है वो याद करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार आवर्त सारणी दिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ एक्टिनाइड तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं ना, वो आपके होते हैं नीचे एक्टिनियम 89 के बाद आने वाले जो तत्व होते हैं उनको बोलते हैं एक्टिनाइड। अब दोस्तों ये सारे देखिए, थोरियम है, इसके बाद में प्रोटेक्टियम है, यूरेनियम है, नेपट्यूटिनम है, ये सारे के सारे यहाँ पर देखिए, ये सारे के सारे हैं वो 14 होते हैं। और ये होते हैं आपके एफ ब्लॉक में आते हैं, इनको बोलते हैं एक्टिनियम। इनको याद करने की ट्रिक आपको मैंने बताई थी, थोड़े पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। ये आपको ट्रिक बताई थी। अब देखिए ये ट्रिक अगर आपको याद है तो इससे आपके ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था, थोड़े पापड़, देखिए TH से थोरियम होता है, थोड़े पापड़ और नापो, NP से नोबोलियम होता है, ठीक है। कैफे में ऐसे फरमाओ, FM से देखिए फर्मियम हो गया। लेकिन टर्बियम इसमें आपके एक्टिनाइड में नहीं आता है, तो टर्बियम इसका राइट आंसर होगा। उस वीडियो को देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत गजब तरीके से मैंने आपको आवर्त सारणी याद करने की ट्रिक बताई है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 किलोवाट का इंजन है, 10 सेकंड में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए शक्ति दे रखी है P बराबर 20 किलोवाट, 20 किलोवाट, और टाइम दे रखा है यहाँ पर 10 सेकंड। अब देखिए P बराबर क्या होता है, वो आपकी शक्ति होती है ना, कार्य करने की दर होती है P बराबर W/T। अब यहाँ से अगर कार्य निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो W बराबर हो जाएगा दोस्तों PT, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करना है, 20 गुणा 10 बराबर 200 आ जाएगा, 200 किलो जूल। आंसर क्या आ जाएगा? 200 किलो जूल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो ये है, एक तत्व की परमाणु संख्या अगर 20 है तो उसके रासायनिक गुण किसके समान होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हमको आधुनिक आवर्त सारणी का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको शुरू के 20, 30 जो भी याद हो वो तो आपको याद कर लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, जब कैल्शियम है वो आता है 20 नंबर पे, और मैंने आपको आवर्त सारणी कराई थी, आपको बताया था एक ही वर्ग, एक ही ग्रुप के तत्व होते हैं, उनके गुणों में आपस में समानता दिखाई देती है। अब देखिए वर्ग संख्या 2 के सारे तत्व होंगे ना, वो इस कैल्शियम के समान होंगे, यानी कि आपके बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, ठीक है, बेरियम है, रेडियम है, सारे के सारे गुणों में समानता दिखाई देगी। तो आपको देखना है ऑप्शन में कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन में आपके है, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में है BE बेरिलियम, ठीक है। तो बेरिलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कोशिका भित्ति के साथ किसमें अवशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो मैंने आपसे बोला था कि आपके जो पैरेन्काइमा होता है उसमें अंतरकोशीय क्षेत्र पाया जाता है अलग से, और उसके अवशिष्ट कोशिकाएं उसके अंदर पाई जाती हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो उत्तक चैप्टर है वो 4-5 पन्नों का है, क्लास 9th के अंदर, और उससे ग्रुप डी भर्ती 2018 में 135 शिफ्ट में कम से कम हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया, मतलब 100 से ऊपर क्वेश्चन आए हैं। एक छोटा चैप्टर है, तो उस चैप्टर को मैं कराऊंगा बहुत जल्द। अभी हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, उसके बाद। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा एक उभयलिंगी पुष्प होता है। अब देखिए उभयलिंगी पुष्प होता है, इसके लिए मैं आपको और डिटेल से बता देता हूँ। अब दोस्तों जो होता क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो आपके फूल होते हैं ना, उनमें जो प्रजनन होता है उनको 2 प्रकार से बांटा गया। एक होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है, और एक होता है यूनिसेक्सुअल। अब देखिए बाइसेक्सुअल क्या होता है, जब आपके एक ही पौधा होता है, उसके जो 2 फूल होते हैं, ठीक है, अगर आपस में एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, जब एक ही पेड़ है उसके 2 फूल, खुद ही के ही 2 फूल आपस में ट्रांसप्लांट करते हैं एक दूसरे में, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल, जिसको बोलते हैं आपके उभयलिंगी, ठीक है। एक होता है यूनिसेक्सुअल, तो इसका मतलब है कि एक पेड़ का या एक पौधे का एक फूल
किसी दूसरे पौधे के दूसरे फूल से अगर ट्रांसप्लांट करता है या क्रॉस करता है तो उसे बोलते हैं यहाँ पर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीनों यूनिसेक्सुअल है, जबकि आपका सरसों है, वो सरसों नहीं पपीता है, वो आपका हो जाएगा उभयलिंगी यानी कि आपका बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो पपीता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि कोई वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिर रही है तो 480 मीटर दूरी तय करने में समय। दोस्तों ये होने को तो मैथ का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने यहाँ पर चलिए लिख दिया, तो चलिए इसको करा ही देते हैं। देखिए वैसे मैथ में है, लेकिन ये अब साइंस में भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये आपको स्पीड दे रखी है, अब स्पीड दे रखी है एस बराबर स्पीड। ठीक है, स्पीड दे रखी है आपको कितनी 60 मीटर प्रति सेकंड, और डिस्टेंस आपको दे रखी है 480। टाइम पूछा है, अब देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस है 480 और टाइम आपकी स्पीड है 60, 480 में 60 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, उत्तर 8 सेकंड। ठीक है, बहुत सीधा सा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा घटक है वो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। मैंने आपको जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराए थे उसमें बताया था चालक का प्रतिरोध होता है उसको लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये निर्भर करता है पदार्थ किस प्रकार की प्रकृति का है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन कभी भी दबाव यानी कि दाब प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन देने के लिए एपिथेलियम में आंतरिक परत कैसे बनी होती है। यानी कि दोस्तों ये पूछना चाहता है जो आपके जंतु कोशिका होती है ना, तो उसमें क्या होता है, किडनी होती है ना, किडनी, उसको यांत्रिक समर्थन का मतलब है कि मैकेनिकल, उसको सहारा देने के लिए उसमें एपिथेलियम पाया जाता है, एपिथेलियम उत्तक होता है। तो उसकी परत है ना वो कैसी होती है, उसका आकार आपसे पूछा है, क्यूबोइडल होती है, सल्की होती है, स्तंभाकार होती है, ग्रंथि में होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्यूबोइडल, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि क्यूबोइडल है वो दोस्तों होता कैसा है। तो दोस्तों क्यूबोइडल है ना वो आपके होता है देखिए ऐसा, ये आपके होता है क्यूबोइडल, और इस प्रकार की संरचना आपके पाई जाती है एपिथेलियम में। ठीक है, ये होती है क्यूबोइडल संरचना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबोइडल, क्यूब के तरह। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन। किसी निकाय में संवेग के परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है। तो दोस्तों ये है आपका जो न्यूटन का दूसरा गति का दूसरा नियम है, उसका बिल्कुल यूँ का यूँ लाइन को उठा के यहाँ पर डाल दी है, तो वो आरोपित बल के समानुपाती होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधा सा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल नहीं लगता है वो किसके कारण रुक जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब घर्षण वाला चैप्टर कराया था, घर्षण क्या करता है, किसी वस्तु की गति में विरोध करता है, यानी कि गति नहीं होने देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। चलिए बात करते हैं निम्न में से कौन सी एक यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। अब देखिए यौन संक्रमित का मतलब है कि वो सेक्सुअल ट्रांसफर से पहुंचती है, यानी कि एक आदमी जब किसी महिला के साथ सेक्स करता है तो उस टाइम पे वो ट्रांसफ़र हो जाती है वो बीमारी। तो आपको बताना है कौन सी इनमें से ट्रांसफ़र नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पे तो गोनोरिया हो सकता है, सिलिफिस हो सकता है, मस्से हो सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडाइसिस है ये आपके एक यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। अब देखिए ये बीमारी होती क्या है, इस बीमारी होती है वो यीस्ट से होती है। यीस्ट आपने नाम सुना होगा, यीस्ट से होती है। अब दोस्तों होता क्या है कि हम क्या करते हैं जब कोई बीमार होते हैं ना तो हम बहुत सारी एंटीबायोटिक दवा लेते हैं। अब एंटीबायोटिक दवा होती है ना वो यीस्ट के मारने के लिए काम आती है, लेकिन दोस्तों हम ज़्यादा ही मात्रा में अगर हम ले लेते हैं तो उस समय दोस्तों क्या हो जाता है कि ये हमारे शरीर में आपका ये बीमारी हो जाती है, और इससे दोस्तों जगह जगह थोड़े धब्बे से पड़ जाते हैं, और स्पेशली महिलाओं में वेजाइनल जो आपके इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वो इसी की वजह से होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडिडाइसिस, कैंडिडाइसिस। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। जिनकी द्रव्यमान संख्या तो भिन्न होती है लेकिन परमाणु संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं। परमाणु संख्या अगर समान है और द्रव्यमान संख्या अलग है तो आपको बताया था ये कहलाते हैं आपके समस्थानिक। और जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास 3 समस्थानिक होते हैं, मैंने आपको बताया था जब केमिस्ट्री में करा रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये आपके 3 होते हैं और इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, समस्थानिक, समस्थानिक। और अगर द्रव्यमान संख्या समान है और परमाणु संख्या अलग अलग, उनको बोलते हैं समभारिक आइसोबार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु है, वो 6 मीटर ऊपर स्थित है, तो इसकी में कौन सी ऊर्जा होगी, वो कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था जब उसकी हाइट दे रखी हो हमेशा ध्यान रखना, उसमें जो ऊर्जा संचित होती है दोस्तों वो होती है स्थितिज ऊर्जा, और जो होती है mgh। m बराबर है 50, g बराबर ले लेना 10, और 6 मीटर का हाइट पर लगाएंगे तो 6 से गुणा कर देंगे, 5 × 6 30, और 30 को 10 से गुणा करेंगे दोस्तों आ जाएगा 300, यानी कि 300 जूल, ठीक है। 300 नहीं, 3000 जूल, 3000 जूल, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की।
प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है। अब देखिए तो प्रतिध्वनि होती क्या है दोस्तों, कई बार क्या होता है, मान लीजिए ये कोई दीवार है, ठीक है, और आप इस दीवार से इधर बैठे हुए हैं, 17.2 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 17.2 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। यहाँ कोई डीजे बज रहा है, होता क्या है दोस्तों, यहाँ कोई डीजे बज रहा है, यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ कौन बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, तो होता क्या है, डीजे की आवाज़ इस दीवार से टकराएगी और आपके कानों में सुनाई देगी टकरा कर, तो उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। आपने सुना होगा कई बार। तो ये प्रतिध्वनि होती है ना, वो किसके कारण सुनाई देती है, तो मैंने आपको प्रकाश वाला चैप्टर कराया था, वहाँ भी आपको बताया था, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकरा कर वापिस उसी माध्यम में लौट आती है, उसको बोलते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन। और परावर्तन दोस्तों ध्वनि का भी होता है और प्रकाश का भी होता है, दोनों का ही होता है। चलिए देखते हैं, अग्नाशय रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। दोस्तों ये है क्लास 10th का, आपको ले चलते हैं क्लास 10th के ऊपर। दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर आपके गलाने का काम करते हैं। मतलब हमारे भोजन में बहुत सारे अवयव पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, तो इनको पाचन करने में ये सहायता करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मेन क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर मैं इनको खोल ही लिया तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि लार ग्रंथि में वह कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो आपको ध्यान रखना, टाइलिन और एमाइलेज पाए जाते हैं आपके मुंह के अंदर। पूछ लेते हैं कि मुंह में लार ग्रंथि में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो दो ही होते हैं, टाइलिन और एमाइलेज। आमाशयम दोस्तों जठररस के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। ये इनका काम ये आपको दिख रहा है साइड में। अग्नाशय देखिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, अग्नाशय में बहुत सारे पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपसे बात पूछा ट्रिप्सिन की। अब देखिए ट्रिप्सिन करता है क्या है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, और पेप्टाइड बने रहते हैं किसकी दोस्तों, एमिनो अम्ल की। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपके अग्नाशय में आपका एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलते हैं, वो कौन से होते हैं, तो ट्रिप्सिन होते हैं, ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी साइकिल की गति को यानी कि स्पीड को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, वो होती है 1/2 mv², ठीक है। वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊं डायरेक्ट ट्रिक के साथ, तो जब गतिज ऊर्जा, आपको ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा क्वेश्चन हो तो अगर वेग जितना गुणा बढ़ाया जाए ना तो उसका स्क्वायर कर दो। जैसे अगर 2 गुणा वेग बढ़ाया तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना। अगर उसकी गति को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 9 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम सूत्र की सहायता से करें तो दोस्तों पहले मान लेते हैं गतिज ऊर्जा थी ई के बराबर 1/2 mv², ठीक है। अब दोस्तों अब बढ़ा दी, उसका वेग कर दिया कितना दोस्तों, 2 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं 2 लिख देता हूँ इधर, और 1/2 m और v कितना हो गया दोस्तों 2v, और 2v का स्क्वायर आप करेंगे तो जगह 1/2 m और यहाँ पर 4v², और इन दोनों का आप भाग लगाएंगे तो आप देखेंगे 1:4 आएगा, यानी कि पहले से इसकी जो ऊर्जा है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4 गुना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ऑक्सीजन के अणु में कितने होते हैं। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की संरचना बनानी पड़ेगी। अब दोस्तों ऑक्सीजन है वो इस प्रकार से होती है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी कक्षा में, क्योंकि यह 16 वर्ग का तत्व होता है और 16 वर्ग के पास 6 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि इन दोनों को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इससे, ये इलेक्ट्रॉन इससे, 2 बंध बना लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन में आपके द्विबंध पाया जाता है, और ये होता है सहसंयोजक। सहसंयोजक बंध क्या होता है दोस्तों, जब 2 परमाणु आपस में समान इलेक्ट्रॉन का सहबंधन करके बंध बनाते हैं उसको सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो आपसे पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक दोहरा सहसंयोजक बंध पाया जाता है, यानी कि एक डबल बॉन्ड पाया जाता है ऐसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच ऐसे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, परमाणु संख्या 58 वाला तत्व है वो लैंथेनाइड तत्व कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था परमाणु संख्या 58 पे आपके लैंथेनम आता है, और लैंथेनम के बाद आने वाले तत्व होते हैं दोस्तों वो आपके 57 होता है लैंथेनम, और लैंथेनम 57 के बाद आने वाले तत्व होते हैं दोस्तों उनको बोलते हैं यहाँ पर लैंथेनाइड तत्व। और लैंथेनाइड तत्व को याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, मैं आपको एक बार पुनः आधुनिक आवर्त सारणी पर ले चलता हूँ। अब देखिए लैंथेनाइड के बारे में आपको बताया था अब देखिए मैंने आपको इसके बारे में बताया था, देखिए जब लैंथेनम में 57 है, इसके बाद सीने पर नदियां प्रेम की समाई, आपको ट्रिक बताई थी, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। अब देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन में देखोगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए सीरियम, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सीरियम है ये इसका राइट आंसर होगा, सीरियम आता है यहाँ पर 58 पर। तो आपसे पूछा है 58 पर कौन सा आता है, तो सीने पर नदियां, आपको ट्रिक बताई थी, तो सीरियम इसका राइट आंसर होगा। तो ट्रिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही करवा देगी, उस वीडियो को आप जरूर देखना। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि फेनिप्थिलीन है अगर उसको सिरके में डाला जाता है तो उसका रंग कैसा प्राप्त होता है। अब दोस्तों फेनिप्थिलीन है ना वो करता क्या है, फेनिप्थिलीन जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना तो उस अम्ल के रंग को उड़ा देता है।
फेनेप्थिलीन क्या होता है, रंग उड़ाने वाला होता है, ठीक है, यानी कि रंग वियोजक ये आपका वर्णक पाया जाता है। जब भी यह किसी अम्ल के साथ क्रिया करता है उसको रंग को उड़ा देता है। अब देखिए सिरिका होता है ना, एक प्रकार से अम्ल होता है और ये इसके रंग को क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा, मतलब रंग को उड़ा देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहचानिए कि ये संरचना किसकी है। दोस्तों बहुत जल्दी मैं आपको क्या कराऊंगा, कुछ जो आपके रासायनिक सूत्र है उनको करवाऊंगा और उन रासायनिक सूत्रों में बहुत जल्दी मैं आपको बहुत सारे जो रासायनिक सूत्र हैं उनकी संरचना आपको बनाऊंगा, IUPAC नामकरण में आपको सिखाऊंगा। तो केमिस्ट्री चल रही है, बहुत जल्दी हम ऐसा करेंगे। अब देखिए ये जो संरचना है ना दोस्तों, वो आपकी बेंजीन की है, ये स्पेशल संरचना होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, 3 सिंगल बंद होते हैं क्रम छोड़ के, यानी कि ऐसे 6 कार्बन होते हैं ऐसे, और एक क्रम में छोड़कर, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, और एक एक हाइड्रोजन सबके ऊपर जुड़ा होता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है C6H6, ठीक है। और ये दोस्तों आपके है बेंजीन, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि धावन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब क्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों धावन सोडा होता है, उसका सूत्र होता है आपके NaH, वो NaH नहीं, Na2CO3.10H2O, ये आपका धावन सोडा था। जबकि जब हम इसे इसकी क्रिया कराते हैं LCl अम्ल से, तो देखिए इसके पास CO3 है, तो क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर NaCl है, वो तो भी क्रिया कर लेता है किससे, HCl से NaCl बना लेता है। और यहाँ पर दोस्तों CO2 है ना, ये CO3 है, वो CO2 गैस के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो आपको ध्यान रखना इसमें कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, CO2। और दोस्तों अगर आप हमारे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ। आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर हैं वो फ्री मिल जाएंगे, और इस वीडियो की PDF है आपको टाइम से टाइम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी दोस्त आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।